तो आज हम ब्रिटिश ताज के अधिनियमों पर बहुविकल्पीय प्रश्न ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1858 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो पहले इसको जान लेते हैं। 1858 का अधिनियम या एक्ट, सबसे पहला काम जो हुआ यहाँ वो हुआ एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या आएगा? अब आएगा आपका क्राउन रूल। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 1858 में इसने क्या किया, आपका जो गवर्नर जनरल था भारत का उसको बना दिया अब वॉइस रॉय। तीसरा जो पॉइंट याद रखना है वो ये कि इसने क्या किया। आपको मालूम है कि पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 का जो एक्ट था उसमें ड्यूअल गवर्नमेंट जैसा कुछ चीज़ देखने को मिला था हमें, गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, जहाँ पर आपके एडमिनिस्ट्रेशन का काम कोई और देख रहा था, कॉमर्शियल वाले काम कोई और देख रहा था। तो अब क्या किया है इसने, इस एक्ट ने 1858 के एक्ट ने सन 1784 में जो एक्ट में बात कही गई थी ड्यूअल गवर्नमेंट की, इसको भी ख़त्म किया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा हुआ, अब क्राउन रूल शुरू होगा। चौथा और इम्पोर्टेंट, अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने क्या किया, एक पद बनाया। ये आपका कैबिनेट मिनिस्टर की तरह काम करेगा। ये आपका कैबिनेट मिनिस्टर होगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होगा ये जान लेते हैं। ये आपका एक तरह से कम्युनिकेशन चैनल का काम करेगा। मान लो यहाँ है भारत, इसमें आपने बैठाया है एक वॉइस रॉय, वॉइस रॉय से ऊपर आपने बैठाया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसके साथ आपने इसके लिए दे दिए 15 सदस्य जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की क्या करेंगे, मदद करेंगे ऑपरेशन चलाने में। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है, वॉइस रॉय से, और ये कहाँ भेजेगा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। तो एक तरह से ये कम्युनिकेशन चैनल का काम करेगा। कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया रहेगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, और ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालेगा। यानी कि ये देखेगा आपका रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स। अब पहले वॉइस रॉय कौन थे? एक क्वेश्चन ये भी आता है, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को आपका वॉइस रॉय बना दिया जाता है तो एक क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि आपके पहले वॉइस रॉय कौन थे, तो ये होंगे आपके लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग आपके पहले वॉइस रॉय होंगे। क्या आपको मालूम है कि पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होंगे? जैसे लॉर्ड कैनिंग आपके वॉइस रॉय हैं, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होंगे? तो आपने एक मूवी सुनी होगी स्टैनली का डब्बा, तो उसमें जो बच्चा था उसी को ही आपका क्या बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी कि आपके लॉर्ड स्टैनली आपके क्या बने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। भारत के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होंगे? लॉर्ड स्टैनली। और इनकी एक क्या होगी, मेंबर, इसको बोलेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेंबर। यही होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेंबर।
ये होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेंबर्स, इनको बोला जाएगा 15 सदस्य लोगों को। अब ये सारी कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा, अब क्राउन रूल आएगा। क्यों? 1857 में क्रांति हो चुकी है, ये आप सभी पढ़ते हुए आते हैं। अभी वो जो 1857 का रिवॉल्ट होगा उसको हिस्ट्री में जानेंगे इन डिटेल। अभी हम केवल आपके अधिनियमों के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉइस रॉय होंगे। पहले वॉइस रॉय आपके लॉर्ड कैनिंग। तीसरा, 1784 का जो एक्ट कहता था ड्यूअल गवर्नमेंट, वो हटा दी गई। अब चौथा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक कैबिनेट मिनिस्टर का पद स्थापित किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसमें 15 काउंसिल मेंबर होंगे। आपके इंडियन काउंसिल बोला जाएगा, या काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो ये 15 सदस्यीय टीम होगी, और ये आपकी जवाबदेही तय करेगी ब्रिटिश संसद के प्रति, ठीक है। और ये इसका क्या होगा, इसकी पावर इससे थोड़ा ज़्यादा होगी वॉइस रॉय से, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है आपको, पहले आपके कौन, लॉर्ड स्टैनले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे। तो इतनी बात अगर सीख ली आपने, जान ली, तो आपके लिए 1858 का जो ये एक्ट है ये मुश्किल खड़ी नहीं करेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1858 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का विस्तार? बिल्कुल नहीं। भारत के प्रशासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना? जी हाँ। भारतीयों के लिए पूर्ण सुशासन की स्थापना? ये बाद में होगा। प्रांतों में द्वैत शासन? ये बाद में होगा। द्वैत शासन आपका 1919 में देखने को मिलेगा। तो ये थी आपकी कहानी 1858 के एक्ट की। अब किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर ये कर दिया? तो वही सी अभी डिस्कस कर चुके हैं। किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की शुरुआत करी थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको जानेंगे, इसके पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, पहला जो आपको ध्यान देना है, 1909 के एक्ट का नेम, इसको बोला गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। आपको ध्यान देना है, जो पहला नाम होगा, तो पहला नाम जिसकी पावर ज़्यादा होगी ये होंगे आपके सेक्रेटरी इसको फिर से लिख देते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके मॉर्ले। मिंटो कौन होंगे? मिंटो आपके वॉइस रॉय होंगे, वॉइस रॉय, ठीक है। अब इनके नाम से जाना जाएगा 1909 का एक्ट। मेन जो इसमें था, पहली बार भारत में क्या होगा, कम्युनल एलिमेंट देखने को मिलेगा। देख लिया। सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसको दे दिया? मुस्लिम्स को। मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसके, इस तरह की चीज़ें आपको अब 1919 और जो कम्युनल अवार्ड दिए जाएंगे आपके पूना पैक्ट से पहले, वहाँ देखने को मिलेंगे। कम्युनल अवार्ड में क्या करेंगे, दलितों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रहती है, मांग भी नहीं, एक तरह से गिफ्ट दे दिया। अब क्या होता है ये सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचक मंडल? क्या मालूम है आपको? नहीं? तो देखो ध्यान से सुनो। इसमें क्या होगा, सपोज
कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, कोई एरिया है जहाँ हिंदूज़ भी रहेंगे, आपके मुस्लिम्स भी रहेंगे। अगर मुस्लिम कैंडिडेट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया है इस क्षेत्र को, तो यहाँ पर हिंदुओं के वोट का कोई मतलब नहीं होगा, केवल मुस्लिम ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। दूसरी बात, केवल मुस्लिम मतदाता, जो मुस्लिम मतदाता होगा वो केवल और केवल किसको वोट करेगा? मुस्लिम्स को ही वोट करेगा। यानी इसका तो कुछ काम ही नहीं रहा। ठीक है, ये केवल वोट डाल सकता है लेकिन चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता हिंदू। अब क्या होगा इस एरिया में? मुस्लिम खड़ा होगा, मुस्लिम ही चुनाव जीतेगा, भले ही उसे वोट हिंदू के पड़े चाहे मुस्लिम्स के पड़े। अब मुस्लिम केवल मुस्लिम को ही वोट देगा। अब जब मुस्लिम ही खड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसी को ही वोट जाने। तो इस तरह का सिस्टम इन्होंने चालू किया। ये क्या दिखाता था? फूट डालो और राज करो वाली राजनीति। अब इसके बाद 1919 में इन्होंने सिख कम्युनिटी के लिए और क्रिश्चियंस के लिए भी यही नीति अपनाई कि इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए। सिख भी खुश, क्रिश्चियंस भी खुश। अगली बार कम्युनल अवार्ड की बात आई। कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए भी ये, तो बाबा अम्बेडकर भी खुश कि भैया अब तो दलित खड़ा होगा, इधर से और कोई खड़ा ही नहीं होगा। तो चीज़ें किस तरह से बदलती है आप देख सकते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे बाबा साहब ही क्या कहलाए गए बाद में? हमारे संविधान के निर्माता। यहाँ पर फिर क्या होता है? पूना पैक्ट साइन होता है गांधी जी के साथ। गांधी जी को वे अपनी बात समझाते हैं, गांधी जी भी उनकी बात समझते हैं। और फिर क्या होता है, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था दलितों को, इसमें कुछ रिफॉर्म किए गए और बाद में इसको सेपरेट इलेक्टोरेट को बदल के क्या किया गया? बाद में इसे जॉइंट इलेक्टोरेट में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, पहले सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ, फिर इनकी सीट्स के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट का प्रावधान बनाया गया। अब आपको इस वाले 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है, इसमें आपको और क्या चीज़ें ध्यान में देनी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली जो आपको ध्यान देना है कि आपका केंद्र में भी एक परिषद होगी और आपके प्रांतों में भी परिषद होगी। यहाँ पर प्रांत जो, अगर मैं वर्तमान में अगर कंपेयर करूँ, मैं प्रांत किसको कहूँगा? आपके राज्यों को। ठीक है, तो उस समय प्रांत हुआ करते थे और आपका जैसे उस समय इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि आपका विधान परिषद होगी आपके केंद्र में। आज आप उसको क्या बोलेंगे? एक तरह से संसद के तौर पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो उस समय उसे क्या कहा जाता था? आपका इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें जो मेंबर्स थे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो आपका सेंटर में आपका क्या होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। ठीक है, उसमें पहले थे आपके कितने मेंबर्स? 16 से बना दिए गए कितने? 60। मतलब 16 से अब 60 मेंबर होंगे आपके केंद्रीय परिषद में। वहीं प्रांतों में भी वृद्धि हुई, लेकिन ये वृद्धि हर प्रांतों में अलग अलग देखने को मिली। लेकिन इतना नहीं कि इसको सरपास कर दे कि सेंटर में 60 हैं तो किसी प्रांत में आपको 70 देखने को मिलेंगे। नहीं, 60 से कम ही देखने को मिलेंगे मेंबर्स। तो प्रांतों में अलग अलग। ठीक है, जैसे मद्रास में अलग हो गया आपका, बॉम्बे में अलग। ठीक, अब इसके अलावा और आपको क्या ध्यान रखना है? जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी आपकी कहाँ? वॉइसरॉय के अंडर में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब आपको क्या देखने को मिलेंगे? भारतीय देखने को मिलेंगे।
और पहले भारतीय कौन होंगे आपके? SP सिन्हा, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इस आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारी परिषद के सदस्य होंगे, पहले सदस्य। कब? 1909 के अधिनियम के अंडर में। इसके अलावा और आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपका किसी सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही होगी तो उस चर्चा में भारतीय मतलब जो भी आपके सदस्य होंगे, जो सदस्य होंगे जैसे कोई भारतीय भी और अदर्स भी, जैसे आपको मालूम है प्रांतों से सदस्य चुन के आएंगे, भारतीय होंगे, वो आप क्या करेंगे? आपके पार्लियामेंट में बजट पे आप चर्चा कर सकते हैं, आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछेंगे और जो आपकी जो जनता से रिलेटेड मामले होंगे उनमें रेजोल्यूशन भी पास करने के राइट्स इंडियंस को दिए गए या सदस्य को दिए गए। लेकिन जो लास्ट डिसीजन होगा, जैसे अभी लास्ट डिसीजन कौन लेता है हमारे इंडिया में? प्रेसिडेंट लेते हैं। तो अंतिम निर्णय जो लेगी वो ब्रिटेन में बैठी गवर्नमेंट ही लेगी, ब्रिटेन में बैठी पार्लियामेंट ही लेगी। ठीक है। अब इसमें भारतीयों की नियुक्ति पर भी चर्चा हो गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ऑलरेडी हमने देख लिया था, भारतीयों की सदस्यता पहले ही आ गई थी। और इसके अलावा और आपको क्या ध्यान रखना है? ये हो गया, आपने SP सिन्हा भी कर लिया। इसके अलावा और क्या? हाँ, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है और कुछ जानने को नहीं है। एक तो आपको ये वाला रखना है सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, एक संख्या बढ़ा दी गई। तीसरी, आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को भी शामिल किया गया, जिसमें SP सिन्हा सबसे पहले मेंबर होंगे, भारतीय मेंबर। ठीक है, जो भारतीय होंगे। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब सदस्यों को क्या हक दिया गया था कि वो बजट पे चर्चा कर सकते हैं, जो जनहित के मुद्दे होंगे उनको भी वे उठा सकते हैं। तो इतना जानना है आपको सेपरेट इलेक्टोरेट में। अब द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों में किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो द्वैध शासन प्रणाली आपका 1919 का जो अधिनियम था उसके द्वारा लागू किया गया था। अब 1919 का जो अधिनियम था इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मॉन्टेग्यू आपके कौन होंगे? यहाँ देखो, ये भी तो है मॉन्टेग्यू, यानी कि आपके सेक्रेटरी होंगे। और चेम्सफोर्ड कौन होंगे? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये होंगे आपके वाइसरॉय। ठीक है। अब इसमें क्या था? इसमें क्या बोला कि डायरची सिस्टम यानी कि द्वैध शासन होगा। इसमें कुछ सब्जेक्ट होंगे जैसे कि आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट। अब क्या होगा, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट में एक डिफरेंस क्या होता है? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आपकी जवाबदेही तय की जाती है कि जो ब्रिटिश जो सरकार है वो जवाबदेह होगी कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो ब्रिटिश सरकार को जवाब देना होगा। रिजर्व सब्जेक्ट में ऐसा कुछ था नहीं, ब्रिटिश सरकार को कोई भी जवाब नहीं देना था। अब इसमें कौन कौन सी वो हो सकते हैं रिजर्व सब्जेक्ट? तो वो सब्जेक्ट या वो डिपार्टमेंट जो मलाईदार होंगे या जिनमें आपकी पावर होगी, चाहे मिलिट्री हो चाहे रेवेन्यू हो, वो रिजर्व सब्जेक्ट में आएंगे। ट्रांसफर्ड में आपके कौन से आएंगे? ट्रांसफर्ड में आपके आएंगे कौन से? आपका हेल्थ हो गया, ठीक है, आपका एजुकेशन हो गया, जो आपका ज़्यादा इम्पैक्ट इनको करेंगे नहीं डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट तो करेंगे लेकिन डायरेक्ट वे में ये ब्रिटेन में बैठी पार्लियामेंट को अफेक्ट नहीं करेंगे। रेवेन्यू जो जनरेट करना है वो रिजर्व सब्जेक्ट से ही करना है, उस पर आप इंडियंस को मौका नहीं देंगे। इनका ये आइडिया था। ठीक है। अब आगे है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित अखिल भारतीय महासंघ इंडिया फेडरेशन में किसे शामिल होना अनिवार्य था?
अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। 1919 का जो एक्ट था, इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। देखो, आपको और इसमें क्या याद रखना है। एक तो सेंटर में, ये तो था आपका ट्रांसफ़र रिजर्व आपके प्रांतों में। सेंटर में क्या होगा? सेंटर में जो आप प्रेजेंट में देखते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी लोकसभा राज्यसभा, उसका निर्माण हो गया, यानी कि बाई कैमरल बन गई थी आपकी सेंटर में। जो बैठी वो थी, सरकार थी। ठीक है, तो जो सेंटर में होगा आपका, वो होगा आपका अपर और लोअर हाउस में डिवाइड। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट, किनको? सिख कम्युनिटी को, क्रिश्चियन और आपके एंग्लो इंडियन, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसे मुस्लिम्स के लिए किया था 1909 में, अब 1919 में इनके लिए भी कर दिया गया था। ये दो चीज़ें हो गई। एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस देखने को मिलेगा, लोकसभा राज्यसभा टाइप, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया। और इसके अलावा और क्या? हाँ, डायरेक्ट इलेक्शंस होना शुरू हुए। डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि अब लोग वोट दे सकेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन क्या सभी लोग? जी नहीं। इस पर कंडीशन क्या रखी गई? या तो आपके पास पैसा बहुत हो, अंधा पैसा हो, या आप टैक्स सबसे ज़्यादा देते हो, या आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो, आप पढ़े लिखे हों। या तो आप ज़्यादा पढ़े लिखे हों, या आप काफ़ी धनी हो समाज में, या आप टैक्स चुकाते हो। तो इस तरह के लोग ही आप क्या करेंगे? ये लोग ही आपका डायरेक्ट इलेक्शन में वोट देने के अधिकारी थे। मतलब इनको वोट देने का अधिकार था। या तो ये सबसे ज़्यादा धनी लोग होंगे, या तो ये टैक्स दे रहे होंगे, या इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफ़ी हाई होगी। अब 1935 का अधिनियम, इसको जान लेते हैं। 1935 का अधिनियम क्या कह रहा है? अखिल भारतीय महासंघ में किसे शामिल होना अनिवार्य था। ठीक है। अच्छा, एक आपका जो आप सिविल सर्विसेज भी देखते हैं, उसका प्रावधान भी आपका 1919 में आ गया था। ठीक है, तभी 1926 में आपकी यूपीएससी की स्थापना हुई थी। ठीक है, सिविल सर्विसेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस की। ये क्या कह रहा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्वेश्चन नंबर 5, अखिल भारतीय महासंघ इंडियन फेडरेशन में किसे शामिल होना अनिवार्य था? केवल ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को, केवल देसी रियासतों को, प्रांतों और देसी रियासत दोनों को, या केवल मुख्य आयुक्त के प्रांतों को? तो प्रांतों और देसी रियासतों को। ठीक है, हालांकि देश में देसी इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, इसके आना नहीं आया। इतना रेलिवेंट क्वेश्चन है नहीं, मेरे लिए भी ये न्यू है थोड़ा सा। बाकी आप बताइएगा, क्या आपने ये पढ़ा है? वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके बारे में आपको क्या जानना है, ये देखेंगे 1935 के बारे में। एक तो आप ये चीज़ उठाना, ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 प्रांत थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। दूसरा, ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सॉरी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है अभी भारत का, उसका मेन फ्रेम होगा। ठीक है, उसको बनाने के लिए जो सबसे बेसिक
चीज़ें जो ली जाएंगी, मतलब जो बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करेगा वो 1935 का ये एक्ट करेगा। ठीक है, इसमें अब क्या होगा, अब इसमें चीज़ें उलट दी गई। आपका जो डायरकी थी आपकी किसमें, प्रांतों में, वो आपका सेंटर में देखने को मिलेंगी। जहाँ पे ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट होंगे वो सेंटर में देखने को मिलेंगे। और आपका डायरकी आपका कहाँ से हट जाएगा, अब आपका डायरकी कहाँ से रिमूव होगा, आपके प्रांतों से हटेगा। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट्स के बारे में दिया होगा। जैसे आज आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर सब्जेक्ट और एक कॉन्करेंट, मतलब स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये आइडिया भी आपको 1935 के एक्ट से ही उठाया हुआ देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, इसमें जैसे अभी आप देखते हो स्टेट लिस्ट, एक आप देखोगे सेंट्रल लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। उस समय क्या होता था, आपका जो सेंट्रल लिस्ट है जो अभी है उसको बोला जाता था रिजर्व्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट, इनको बोला जाएगा आपका फेडरल सब्जेक्ट। तो फेडरल और रिजर्व वहाँ देखने को मिलेंगे। फेडरल में आपका, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, फेडरल, ये रिजर्व्ड। फेडरल में भी आपका होगा क्या, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट और एक होगा आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो रिजर्व तो क्या होगा, यहाँ पे वाइसराय होगा, इसके पास होंगे सब्जेक्ट्स फेडरल और रिजर्व्ड। अभी क्या करेगा, रिजर्व्ड के लिए ये खुद ही डिसीजन लेगा। यहाँ पर जो मिनिस्टर्स होंगे, इसके साथ जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने हुए आएंगे लोग, जो मंत्री परिषद होगा, उनको ये सब्जेक्ट्स का कोई राइट नहीं देगा, ये अपने ही पास रखेगा रिजर्व सब्जेक्ट में। ठीक है, अब इसमें कौन से होंगे आपके, एक तो पुलिस विभाग होगा आपका, ठीक है, और आपका पुलिस विभाग हो गया आपका, और आपका रेवेन्यू से रिलेटेड डिपार्टमेंट होंगे, वो वाइसराय के अंडर में होंगे। यहाँ पर जो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, ये किनको दे दिया गया, मंत्री परिषदों को दे दिया गया। जो मंत्री परिषद थे, जो चुने हुए आए थे, उन लोगों को ये दे दिया गया था ये सब्जेक्ट। और यहाँ पर भी फेडरल में भी रिजर्व सब्जेक्ट को किसने अपने अंडर में रखा था, वाइसराय ने अपने अंडर में रखा था। यानी कि जवाबदेही तय नहीं होगी इसमें और इसमें। ठीक है, मतलब इंडियंस कोई क्वेश्चन पुट आउट नहीं कर सकते इनके ऊपर अगर कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे आज आपका ट्रांसफर्ड कौन सा है, स्टेट लिस्ट है, रिजर्व आपका सेंट्रल लिस्ट है, और फेडरल के अंदर का रिजर्व आपका कॉन्करेंट लिस्ट है। और आज हम देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर बीच में क्लैश हो रहा है तो उसमें भी अगर चेंजेस कर दिए जाते हैं तो किसके फेवर में कर दिए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में, या सेंट्रल लिस्ट में पिरो दिए जाते हैं, या फिर उनके फेवर में चीज़ें डाल दी जाती हैं। अब जो इसमें ये वाला क्वेश्चन था 11, जो ब्रिटिश वो थे, प्रांत थे आपके, ठीक है, प्रोविंसेस, और जो सभी देसी रियासतें थी उनका शामिल होना, ये कभी आपका उसमें नहीं आया, एग्जिस्ट ही नहीं किया। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो आपकी देसी रियासतें थी जैसे रजवाड़े टाइप के ये लोग, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोज़ल को कि हम इस तरह का कोई वो नहीं बनाएंगे, फेडरेशन नहीं बनाएंगे जहां हम ब्रिटिश इंडिया के अंडर में कुछ काम करें या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। इसको इन्होंने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं किया था। ठीक है, बस ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाएगा, वैसे आता नहीं है कि 1935 के एक्ट में इंडियन फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, किस एक्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कब हो जाता है, एक तो ये
कि आपका बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करेगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन की। दूसरा, इसने आपके प्रोविंसेस से डायरकी हटाई और सेंटर में डायरकी को पहुंचाया, ठीक है। और दूसरा क्या, इसमें आपको सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, आपके कौन से, रिजर्व सब्जेक्ट और फेडरल सब्जेक्ट। अब फेडरल में भी इसने रिजर्व और ट्रांसफर्ड में सब्जेक्ट्सों को डिवाइड किया। अब इसमें भी ट्रांसफर्ड में इसने मंत्री परिषदों को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट दे दिए, जिसके लिए क्या होगा, अगर कुछ गड़बड़ होती है ट्रांसफर सब्जेक्ट में तो जवाबदेही तय की जाएगी। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें तो निरंकुश शासन देखने को मिलेगा इन सब्जेक्ट्स में, जैसे पुलिस विभाग हो गया आपका। तो टॉपिक काफ़ी लेंदी हो गया, आपकी वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, इसलिए इसको यहीं पर ही आज फिनिश करते हैं। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। मैंने इन डेप्थ आपको चीज़ें समझाई हैं, एक्ट समझाए हैं, और आपके नोट्स में ये हेल्प करेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं। और क्या, आगे छठवां क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।